हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करेंगे कि बैंक में अक्सर ये लोन पॉलिसी या एसओपी में मेंशन होता है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसके केस में हम आईटीआर लेंगे लास्ट 3 इयर्स की। तो क्वेश्चन ये है कि आईटीआर लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आईटीआर क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से आईटीआर में हमें चीज़ें लेनी चाहिए। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हम आईटीआर लें क्यों। अगर जब हमारे पास कोई पर्सन लोन लेने आया है और वो बिजनेसमैन है, उसने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दिखा दी, तो आपको आईटीआर लेने की क्यों ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जो वो बिजनेस की इनकम जो दिखा रहा है, क्या वही इनकम उसने अपनी आईटीआर में शो करी हुई है कि नहीं करी हुई। देखिए, हमें जो है उसकी जो रिटर्न्स होती है, जो जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस लेके आता है, उसको हमें कई चीज़ों से देखना पड़ता है कि हाँ, क्या ये जो इसमें फिगर्स है वो सही है कि नहीं है। ओके। तो एक उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आईटीआर। और दूसरी, आजकल क्योंकि जीएसटी अप्लाई हो गया है, तो जीएसटी की भी रिटर्न हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या जो सेल्स की फिगर उसमें दिखा रहा है वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या जीएसटी में भी वही दिखाया है कि नहीं। अब क्वेश्चन है आईटीआर में हम क्या लें। तो देखिए, कई कई जगह मैंने देखा है कि क्या करते हैं आईटीआर के केस में, सिंपली एक जो आईटीआर वी जिसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, ये ले लेते हैं। एक पेज का ये जो होता है पन्ना निकल के आता है, इसको ले लेते हैं और कहते हैं हमने आईटीआर ले ली। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ठीक है सिर्फ एक पेज का पन्ना लेना। आंसर है नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, इस पन्ने में कुछ भी मेंशन नहीं होता, ये जस्ट एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि आईटीआर जो है फाइल इस डेट को की गई है, इस आईटीआर में इतने की टोटल इनकम जैसे लिखा होता है, इतने की टोटल इनकम थी, इतना का टैक्स पेबल था, इतना टैक्स पे किया, ये डिटेल होती है। पर अब इस टोटल इनकम में जो है नेचर क्या है, मतलब ये टोटल इनकम के अंदर क्या क्या इनकम थी। इनकम टैक्स में जो है चार पार्ट्स होते हैं, जैसे कि चार पार्ट्स में हम इनकम को डिवाइड कर देते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। चार नहीं, सॉरी, पाँच। तो पांच केसेस में इनकम को हम डिवाइड करते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब देखिए, आप जब उसकी आईटीआर लेंगे तो आपका जो मेन पॉइंट होता है वो उसकी सैलरी इनकम। अगर वो सैलरी नहीं है तो फिर बिजनेस इनकम से मतलब होता है। अगर मान लीजिए उसने ड्यूरिंग द ईयर में कोई कैपिटल गेन अर्न किया है, तो वो उस साल का तो है, पर हो सकता है कि वो आने वाले सालों में उस कैपिटल गेन का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें वो कैपिटल गेन को जो उसकी इनकम में जो हम बनाते हैं, तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको उसको हटाना चाहिए। पर आपको ये फिर पता कैसे लगेगा कि उसकी टोटल इनकम में से कैपिटल गेन कितना है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है, जो वो फेक भी दिखा सकता है। तो देखिए, ये जो आप पेज ले लेते हैं एक्नॉलेजमेंट, इसमें कोई ये जो है डिटेल मेंशन नहीं होती कि टोटल इनकम जो है इसके अंदर क्या क्या है, हाउस प्रॉपर्टी कितनी इनकम है, अदर सोर्स में कितनी डाली हुई है, कैपिटल गेन में कितनी डाली है। तो ये पन्ना जो है इसमें कोई भी उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं लेती। अच्छा, तो ये पन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है। कई केस में ये भी होता है कि हम लोग क्या ले लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। देखिए, ये जो एक होती है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इस टाइप से निकल के आती है। उसमें लिखा होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऐसा लिखा होता है, हेड होते हैं कि अच्छा, बिजनेस से इतनी इनकम आई है, कैपिटल गेन से इतनी आई है, अदर सोर्स से इतनी आई है, इतना इसका ग्रॉस टोटल इनकम थी, इसमें इसने इतनी इतनी डिडक्शन क्लेम कर ली, फिर ये टोटल इनकम इतनी इतनी हो गई। और यही फिगर जो होती है वो, ये जो अभी हमें दिखा रहा था आपको, यहाँ मेंशन होती है, ये यहाँ पर अब क्या क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ जो होती है कंप्यूटेशन, क्या है, ठीक है लेना। तो अगेन आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो है एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपके पास कोई लेके आया है तो यही इन्फॉर्मेशन उसने अपने आईटीआर में फिल करी होगी। हालांकि ठीक है, टोटल मैच हो जाएगा, यहाँ से टोटल इनकम और वो जो आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट थी उससे मैच तो हो जाएगा। पर लेकिन आप ये नहीं कह सकते श्योरली कि यही जो ये हेड जो दिखाएं इसने पीजीबीपी में, यानी बिजनेस के अंदर इतनी इनकम है, कैपिटल गेन के अंदर इतनी इनकम है, यही इनकम उसने आईटीआर में भी शो करी होगी। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए ये इसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है। ये इसने जो है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बिजनेस से इनकम 2 लाख हुई है, कैपिटल गेन जो कि सिर्फ वन टाइम होता है, और इसको हम अपनी जो है कैलकुलेशन के लिए नहीं कंसिडर करेंगे, वो मान लीजिए 5 लाख है।
अदर सोर्स से मान लीजिए फेक दिखा दिया इसने ट्यूशन इनकम करके ऐसे 2 लाख रुपए। अब टोटल जो है इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बन गई, 9 लाख। इसने कुछ ATC वगैरह में भी की होगी इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख की उसकी जो है उसको मिल गई है डिडक्शन। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 7,50,000। अब देखिए ये टोटल इनकम 7,50,000 का बाइफर्केशन ये है। मान लीजिए इसने एक्चुअली में ITR में ऐसे ऐसे ही शो किया है, पर इसे पता है कि अगर मैं 5 लाख की इनकम ये जो दिख रही है आपको कैपिटल गेन में दिखा दूंगा ऐसे अपनी कंप्यूटेशन में, तो बैंक मेरी इस इनकम को हटा देगा और ये वाली भी जो ट्यूशन इनकम को, क्योंकि इसका कोई उसके पास प्रूफ नहीं होगा तो फिर इसको भी हटाना पड़ेगा हमें। तो ये दो चीज़ों को ही हटाना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसे पता है कि मुझे ITR क्योंकि मैंने फाइल करी है तो ये जो होता है एक्नॉलेजमेंट इसमें 7,50,000 दिखाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये कैपिटल गेन नहीं दिखाएगा, या ये जो है ना कंप्यूटेशन, इसमें वो क्या करेगा 5 लाख को हटा देगा, 2 लाख को भी हटा देगा और सारा का सारा यहाँ बिजनेस के अंदर ले आएगा। देखिए कैसे, देखिए मुझे यहाँ पे कितना लेके आना है, 9 लाख लेके आना है इनको जोड़ के। वो क्या करेगा, इसको हटा देगा और सीधा यहाँ पे 9 लाख कर देगा। ओके, 9 लाख कर दिया, अल्टीमेटली कितना आ गया टोटल इनकम 7 लाख। और यही पन्ना जो है आपको वो पकड़ा देगा एज ए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो क्या आप एक्सेप्ट इसे कर लेंगे, आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें तो ये एडिटेबल होता है। ये देखिए ऐसे यही है, इसमें चाहे तो मैं कुछ भी हटा दूँ, कितना भी हटा सकता हूँ, कुछ भी फिगर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। ये भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब क्या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मानेगी जिसके बेस में हम कहें कि यही फिगर जो है ITR में मेंशन करी गई है। और दूसरी बात कि ये जो होती है ना कंप्यूटेशन, इसमें सेल्स की फिगर भी नहीं रहती। ये देखिए बस ये लिखा होता है कि प्रॉफिट कितना था बस। अब इसमें कितनी सेल थी, कितना एक्सपेंस, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है। तो सबसे ऑथेंटिक जो चीज़ होती है वो है इनकम टैक्स की जो ओरिजिनल जो उसने फाइल करी होगी रिटर्न वो। अब वो कहेंगे आप दिखती कैसी है, कितने पेज होते हैं। देखिए ITR 3 जो है इंडिविजुअल और HUF के केस में होती है जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो है इनकम होती है। देखिए ये वैसे तो 47 पेज की है, आप देख के सोचेंगे 47 पेज, अच्छा तो मैं कैसे इसे अंडरस्टैंड कर पाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसे आपको ध्यान देनी पड़ती है। देखिए 47 पेज में से भी सबसे इंपॉर्टेंट देखिए होते हैं वो 3-4 पेज ही होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा होता है नेचर ऑफ इनकम, इसकी किस टाइप की इनकम है। फिर यहाँ ये देखिए तीसरी पेज में बैलेंस शीट आती है, इसके अंदर वो पूरी अपनी बैलेंस शीट को फिल करेगा कि इसका प्रोप्राइटर की कैपिटल कितनी थी, कितने लोन थे, क्या इसका फिक्स एसेट्स थी, इन्वेस्टमेंट कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, डेटर कितने, कैश, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन उसे यहाँ भरनी पड़ती है। फिर ये तो बैलेंस शीट का पार्ट हो गया सारा। फिर ये हो गया उसका इनकम का पार्ट। अब ये अगर वो बोरोवर जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके केस में वो ओपनिंग स्टॉक लिखेगा, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का लिखेगा, वेजेस लिखेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेगा, फ्यूल, रेंट, ये सब सब कुछ उसे फिल करनी पड़ेगी ये डिटेल। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये देख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके अंदर उसे सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ जो है उसे ये लिखना पड़ता है सर्विसेज के बारे में। तो ये जो दिख रहा है आपको सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये उसे यहाँ मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस कॉलम से कि क्या उसने जो सेल ऑफ गुड्स जो है आप बैंक के पास जो लेके आया है क्या वही उसने ITR में फिल किया है कि नहीं, इसके बेसिस पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट। फिर और नीचे आ जाएंगे तो थोड़ा सा ये P&L होता है, जो यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट से जो इनकम बन गया है ये सारी की सारी ये देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उसके अलावा जो इसकी अदर इनकम है जैसे रेंट की है, कमीशन, डिविडेंड वगैरह ये सब आ जाएगी यहाँ पर। और भी जो एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे एक्सपेंसेस मेंशन करेगा और फिर उसके बेसिस पे यहाँ पर ये ऑडिट फीस, बैड डेट, सारे एक्सपेंस यहीं पे शो करते हैं। फिर ये उसका यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पे निकल के आएगा, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो उसको उसने जो P&L आपको दिया उससे मैच होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आप जो है उसे वेरीफाई करेंगे कि क्या उसने फिगर सारी दिखा दी है सही कि नहीं। अच्छा ये तो हो गई P&L बैलेंस शीट। अब क्या इसके अंदर ये ITR के अंदर कोई कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी होती है क्या, आंसर है यस होती है। देखिए आप ये बैलेंस शीट और P&L आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एक तो। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में अगर आ जाओगे 40 वो लगभग पेज नंबर, ये देखिए ये जो ना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये पार्ट B करके आता है, ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये मेन ये कंप्यूटेशन होती है सबसे इम्पोर्टेंट। ये ही फिगर जो होती हैं ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा देख रहे हैं, हेड सैलरी हेड हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
ये पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स, ये जो प्रॉफिट आएगा ये ही उसका मेन जो है प्रॉफिट दिखना चाहिए, ये वाला। ओके, फिर उसके बाद कैपिटल गेन में कितनी इनकम है, फिर उसके बाद अदर सोर्स में कितनी है, फिर ये सब जोड़ जाड़ के यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आती है। फिर उसमें से जो है डिडक्शन ये 6 से की माइनस करने के बाद ये टोटल इनकम यहाँ पे दिखती है, ये देख रहे हैं, ये टोटल इनकम। फिर ये टोटल इनकम ये एक्नॉलेजमेंट में आके यहाँ शो हो जाती है। तो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एक ITR है, डिटेल्ड ITR। अब आप कहेंगे कि ये ITR में लूँ कहाँ से? देखिए सिंपली, जब कोई भी बोरोवर अपनी ITR फिल करेगा तो उसके जो ऑनलाइन जो उसका ID पासवर्ड डालने के बाद जो आती है विंडो, उसके अंदर आसानी से डाउनलोड हो जाती है डिटेल्ड वाली ITR। देखिए एग्जांपल बताता हूँ एक, जैसे ये है, जब ITR फाइल हो जाएगी तो ये लोगो देख रहे हैं पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये लोगो बन के आएगा। अच्छा, इसमें हो सकता है कि कई बार क्या हो कि ये लोगो ना बन के आ रहा हो और सिंपल आपको ऐसे ही दिख रही हो ITR और बस यहाँ पे फिगर मेंशन है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ITR फाइल नहीं की गई है। ये भी हो सकता है फ्रॉड करने के लिए आपके पास बस ऐसी ITR जो है फिल की गई लाई हो, पर वो एक्चुअली में फाइल नहीं करी हो उसने ITR जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में। तो उसमें ये मोहर वगैरह सब कुछ होनी चाहिए पीछे लगेगी, उससे ही पहचानते हैं कि हाँ ये ITR फाइल हो गई है। तो इस ये मोड होनी चाहिए। देखिए इसमें जैसे यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ये देख रहे हैं इतना। तो ये फिगर ही जो है ये ऑथेंटिक फिगर है कि हाँ ये इसकी पीजीबीपी की इनकम है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। और इसका प्रॉफिट वगैरह जो सेल्स वगैरह देखनी है तो ऊपर जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ ऊपर आके ये इसका ये बैलेंस शीट हो गई। ये यहाँ पे ये देखिए, ये इसका जो है सेल ऑफ सर्विसेज से इतनी इनकम हो गई। तो यहाँ से आपको ऑथेंटिसिटी इसकी पता लगेगी ITR की। ये मैंने बता दिया, रियल एग्जांपल के साथ बता दिया। अच्छा, कई केस में अब ऐसा भी होता है, देखिए एक होता है 44AD वाला सेक्शन, जिसमें कहते हैं कि 8% ऑफ जो है हम सेल्स का 8% मानते हैं कि ये टोटल इनकम है। अब उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए उसका जो है ITR में वो दिखा रहा है कि 8% ऑफ टोटल इनकम, ओके, एज ए प्रॉफिट यहाँ पे टोटल इनकम दिखा देगा वो, मतलब बिजनेस की मेरी 8% ही इनकम हुई है ITR के मोटिव के लिए। पर वो कहेगा कि नहीं मेरी एक्चुअली में तो ज़्यादा होती है, 8% से ऊपर होती है। तो आपके पास यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लेके आएगा उसमें इनकम जो हो रही होगी, प्रॉफिट वो ज़्यादा हो रही होगी, और यहाँ ITR में आप उसकी हो रही होगी कम। तो आपको कहेगा मैं तो भी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 8% ही दिखाता हूँ क्योंकि उसमें बोला गया है, और पर एक्चुअली में मेरी तो ज़्यादा होती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? देखिए उस केस में क्या करेंगे, देखिए सेल्स जो होती है, सेल्स तो जैसे ITR 4 जो 44AD यानी कि प्रिजम्पटिव इनकम जिसका 8% वाला केस होता है वो ITR 4 फाइल करते हैं। ITR 4 में भी सेल्स की फिगर जाती है। देखिए अगर आप ये इनकम ये देखेंगे, सिर्फ 5 ही पेज का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, ये देखिए कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर 44AD। देखिए इसके अंदर भी ग्रॉस टर्नओवर जो है मेंशन करनी पड़ती है, यहाँ पर उसे लिखना पड़ता है कि ग्रॉस टर्नओवर कितनी है, और इसमें से भी जो अकाउंट पे चेक के थ्रू हुई है वो भी लिखनी पड़ती है, और एनी अदर मोड ये भी लिखनी पड़ती है कि ये अकाउंट पे चेक के थ्रू हुई है और ये अदर मोड के थ्रू हुई है। अब ये अकाउंट पे चेक वगैरह के थ्रू हुई है तो ये उसकी CC अकाउंट में भी शो होना चाहिए उतने की इनकम। ओके, CC अकाउंट में जो है उसका इतना क्रेडिट आना चाहिए, और एनी अदर मोड यानी कैश हो गया। तो ये जो होता है यहाँ पर, ये हम ग्रॉस टर्नओवर इससे भी चेक कर सकते हैं। अब उसका ठीक है, अब 8% जो है इसका जो टर्नओवर का वो उसका इनकम हो जाता है, वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर लेकिन ग्रॉस टर्नओवर तब भी मैच हो सकती है। और अब जो है इसमें ऐसा भी क्लॉज होता है, 8% जो है ये जो अदर है ना, कैश वाली मोड, उसमें 8% है, और 6% अगर जो है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक जो है बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू अगर वो करता है तो उसके केस में 6%, अदर के केस में 8%। तो यहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके, अच्छा, अब ITR 6 किसके लिए होती है? ITR 6 जो है वो आपकी कंपनी के लिए होती है। देखिए ये भी ITR 3 के जैसी होती है, ITR 6 जैसे ITR 3 होती है, बस ये थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता है एज ए, मतलब ये जो है स्पेशली फॉर द कंपनीज होती है, फॉर कंपनीज। ओके, बस ITR 3 किसके लिए होती है?
इंडिविजुअल के लिए होती है और HUF के लिए होती है, जिसका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से उसकी इनकम आ रही होती है। देखिए 44AD के बारे में थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें होता है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होती है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, क्या क्या नहीं आती। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो अंडर सेक्शन 44AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, हम इनकम को एज्यूम करते हैं, मतलब उसकी जो बिजनेस की इनकम है उसको एज्यूम करते हैं कि 8% ऑफ टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट उसको मान लेते हैं कि वो इनकम है, फिर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अच्छा 6% भी हो जाती है अगर टर्नओवर जो है बैंक के थ्रू रूट हो रही है, अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर UPI के थ्रू भी या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी। तो 8% की जगह वो 6% हो जाएगी, उतना पोर्शन। अब ऐसा भी है कि देखिए 8 और 6 तो मिनिमम है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी जो है इनकम, आपकी जो बिजनेस से इनकम 8 या 6% से ज़्यादा हुई है, तो आप वो भी शो कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको 8 ही करनी है या 6 ही करनी है, ज़्यादा आप कर सकते हो शो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स में ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कम करेंगे तो अभी मैं बताऊंगा उसका। देखिए ये जो 44AD वाला जो होता है प्रिजम्पटिव इनकम, वो अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ साल में 2 करोड़ तक की है तभी वो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। 2 करोड़ से ऊपर जैसी हो जाएगी तो फिर ये 8% 6% का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर आपको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो करानी पड़ेगी, ऑडिट भी करानी पड़ेगी, और फिर उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा ऑडिट जो है इसके केस में जो अप टू 2 करोड़ जो है और वो 44AD में अगर कवर होता है तो उसके केस में ऑडिट भी नहीं करानी होती, टैक्स ऑडिट जो होती है उसको उसको भी नहीं कराना होता। वैसे तो ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ होती है, पर 44AD वाले पर्सन के लिए 2 करोड़ होती है। ओके। अच्छा अगर मान लीजिए किसी किसी पर्सन ने किसी भी सालों में, पिछले किसी भी सालों में 8% वाला ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है और उसके हिसाब से अपनी इनकम कैलकुलेट करी। अब वो चाहता है कि उसकी इनकम 8% से ना कम हो गई है, मान लीजिए उसका लॉस हो गया है। अगर वो ऐसे करना चाहता है तो उस केस में वो करने के लिए कर तो सकता है, पर उस केस में उसको ऑडिट करानी मैंडेटरी हो जाती है और बुक्स ऑफ अकाउंट भी रखने मैंडेटरी हो जाते हैं। अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर होगी तो। अगर देखिए उसको लॉस होएगा, बिल्कुल लॉस ही हो गया और उसको कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करना, उसकी टोटल इनकम अब 2.5 लाख से नीचे आ गई है, तब तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर उस वो चाहता है कि मेरा 8% का प्रॉफिट नहीं है, मेरा तो अब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, पर उसकी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर की आ रही है, टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर की आ रही है। उस केस में फिर उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये एक क्लॉज होता है अगर वो चाहता है 8% से नीचे की इनकम दिखाना। देखो ऊपर का तो दिखा सकता है, पर नीचे की दिखाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। पर नीचे के लिए भी सिर्फ उसी केस में अगर उसने पिछले सालों में 44AD के अंदर बेनिफिट लिया हो तो ही। अगर उसने कभी भी 44AD के अंदर कोई बेनिफिट नहीं लिया तो ये कॉन्सेप्ट फिर अप्लाई नहीं होगा उसके ऊपर, मतलब उसको कोई ऑडिट नहीं करानी फिर। ओके। 44AD सिर्फ इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म के लिए ही अप्लाई होता है, और पार्टनरशिप फर्म में LLP नहीं आती, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गया, या कोई AOP BOI हो गए, तो वो लोग जो है इस सेक्शन में कवर नहीं हो सकते, मतलब उनके लिए 8% वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ओके। अब कौन कौन से बिजनेस हैं जो कि 44AD के अंदर नहीं होते हैं कवर, तो देखिए कुछ जो है प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी वाले, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, मेडिकल प्रोफेशन वाले, आर्किटेक्ट, इंजीनियर या फिर लॉयर, ये सब जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता। मतलब वो 8% का जो है टर्नओवर नहीं दिखा सकते, 8% का टर्नओवर इनकम नहीं दिखा सकते, उनको अपना प्रॉपरली निकालना ही पड़ेगा जैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई कमीशन एजेंट है या ब्रोकर है या कोई एजेंसी बिजनेस करता है, उसके केस में भी 44AD नहीं होगा कवर। या फिर कोई जो है ट्रक वगैरह से ट्रक चलाता है या फिर ट्रक को हायर में देता है, यानी कि किराए पे या फिर लीज पे देता है, उसके केस में भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसके केस में एक अलग सेक्शन है वो अप्लाई होगा। वो अभी यहाँ पे आपको जानने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो ये ही सेक्शन है, ये जो है 44AD का।
और ये आपको मैंने बता दिया कि क्या आपको देखना है क्या नहीं देखना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी आप जो है इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर देना। जैसे ही इनकम टैक्स के ऊपर लाएँ वीडियो, वैसे ही हम जीएसटी के ऊपर भी लाएंगे कि जीएसटी में क्या क्या देखना होता है, कहाँ से आपको सेल को मैच करना पड़ता है, तो ये सब मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।